सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज द हिंदू भी आया है और द हिंदू का एनालिसिस भी। चलिए, रोज रोज तो छुट्टी नहीं हो सकती ना द हिंदू के ऑफिस में भी, सबको अपना काम प्यारा है भाई साहब। चलिए, पहला टॉपिक है प्लैगरिज्म एंड मलिशियस इंटेंट, डज चैट जीपीटी हैव एन एथिक्स प्रॉब्लम। इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसके लमसम 15-20 मिनट पहले आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू द इंस्टाग्राम, तो उसमें एक शशि थरूर का एक पोस्ट था, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिया था, कि शशि थरूर ने ट्वीट किया था बेसिकली किसी चैट बॉट ने छुट्टी के लिए, यही चैट बॉट है बेसिकली, जैसे बॉट ने रिप्लाई किया था, वो छुट्टी का एक ईमेल ड्राफ्ट किया था। यूज करना काफी इंटरेस्टिंग है, आई ट्राई टू यूज इट, चैट जीपीटी, बट तुम्हारी प्राइवेसी सेफ रहनी चाहिए। तो जानेंगे चैट जीपीटी क्या होती है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स डाल देता है। क्लैट को मत भूलना, क्लैट ने वैसे ही बहुत मस्त सा सरप्राइज दिया था इस बार, तो हर साल दे सकता है, कोई भी एग्जाम दे सकता है, इट्स नॉट लाइक ओनली फॉर क्लैट और आईलेट। ठीक है, सेकंड टॉपिक है व्हाई इज केरला अपोजिंग द न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो इसको देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्स्टी वाला पार्ट है इसमें, एक आधा पॉलिटी का भी सेक्शन है, तो उसको भी फॉलो अप ले लेंगे। थर्ड है हमारे पास इन्विटेशन टू इजिप्ट प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे, फतेह अल सीसी साहब आ रहे हैं इंडिया 26 जनवरी को। रिपब्लिक होता है ना कि जैसे पहले आसियान के भी मेंबर्स आए हुए हैं, फिर अभी इस बार अल सीसी साहब आएंगे। तो अल सीसी साहब के आने से इंडिया और इजिप्ट के बीच का जो एक रिलेशन है, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल, उनको स्टडी करना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है इसरो लाइकली टू पुश द वीनस मिशन। इसको थोड़ा सा देखेंगे, वीनस मिशन थोड़ा सा यूनिक है। एंड वाइकॉम 18, ये कल का ही है कि वाइकॉम 18 को मीडिया राइट्स मिले हैं विमेन आईपीएल के, तो उसको थोड़ा सा एक बार देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक दैट टॉपिक अगेन एंड अगेन। कौन कौन से टॉपिक है वो व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में क्लियरली मेंशन कर दिया है मैंने, एंड आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑन इट। बस उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो अगर एक बार और पढ़ाना तो वो कम से कम 7 से 8वीं बार रिवाइज हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझेंगे और खुद से भी पढ़ेंगे, राइट। तो प्लेगरिज्म एंड मैलिशियस इंटेंट की बात हो रही है कि ये एक चैट जीपीटी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली, जो कि खुद से लिखता है और इसे पता है कि किस तरह से क्या कब रिएक्ट करना है। तो एक प्रॉब्लम भी हो सकता है आने वाले टाइम पे कि साइबर अटैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग, ये सबसे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। नवंबर में ये आया था चैट जीपीटी, ओपन एआई ने स्टार्ट किया था, तो ये नाम याद रखना, ओपन एआई। ठीक है, चैट जीपीटी किस तरह का ऐप है? कन्वर्सेशनल एआई है, ये कन्वर्स करता है बेसिकली। जब इसको यूज करोगे तो भी वही चीज था, व्हेन आई यूज्ड इट, तो वो कन्वर्सेशन के लिए ही यूज होता है ये। इट इज बेस्ड ऑन द कंपनीज जीपीटी 3.5 सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। तो ये एलएलएम 3.5 पे बेस्ड है लैंग्वेज लर्निंग मॉडल के। जीपीटी स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जब इसका काम देखोगे तो वही चीज है कि आप मतलब जैसे लीव एप्लीकेशन डालना है, जैसे उस पोस्ट में भी था इंस्टाग्राम के, तो लीव एप्लीकेशन डालना है तो उसे पता है कि लीव एप्लीकेशन में क्या लिखना है। जैसे आप लोग को पता होता है ना कि टू द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल में लिख रहे हैं, या क्लास टीचर के लिए लिख रहे हैं टू द क्लास टीचर XYZ स्कूल सब्जेक्ट, फिर उस तरह से बढ़ते हो आगे। वैसे ही ये भी करता है, ये प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है, इसे पहले से पता है, इसके अंदर फीड है सारी इंफॉर्मेशंस, इसलिए हम इसे कहते हैं जीपीटी, प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑब्वियसली कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लैंग्वेज ही यूज करेगा टेक्निकल कॉन्वर्सेशन के लिए। इट इज ट्रेन्ड यूजिंग द रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम द ह्यूमन फीडबैक। RLHF से इसको ट्रेन किया गया है। ऑब्वियसली जब प्री ट्रेंड होगा तो पहले किसी न किसी मेथोडोलॉजी से ट्रेन किया गया होगा, तो ये बेसिकली उसका ट्रेनिंग मॉडल है। ठीक है, ओपन एआई यूजेस माइक्रोसॉफ्ट का ये एक क्लाउड परफॉर्मेंस यूज करता है, दैट इज द अज्योर्स क्लाउड। तो ये नाम याद रखना, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर्स क्लाउड। यूजर्स हैव द ऑप्शन ऑफ डाउन वोटिंग और अप वोटिंग द रिस्पॉन्सेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो अगर आप ये ऑप्शन नहीं दोगे ना तो क्या होगा, यू विल बी जस्ट लाइक कंट्रोल्ड बाय द एआई, जो वो बोलेगा आप वो फॉलो अप करोगे। डाउन वोट और अप वोट तब होता है अगर आपने कभी वो चलाया होगा, दैट इज द ऑनलाइन क्वेरी प्लेटफॉर्म, राइट। उसमें भी होता है इस तरह से सिंबल्स बने होते हैं अप वोट के, और इस तरह से डाउन वोट के सिंबल्स बने होते हैं ना, कि 1 अप वोट 2 अप वोट। क्वेरी के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें ये चीजें आती है। अब इसमें भी है कि अगर आपको लग रहा है, कोई मान लो कि एक लाइन इसने लिखा XYZ, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये लाइन ठीक है,
मेरे हिसाब से। तो यू अपवोटेड दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग, आपको लग रहा है नहीं इसका रिस्पॉन्स गलत आया है, तो आप क्या करोगे, डाउन वोट कर दोगे उसको, तो वो चीजें दोबारा आपको शो अप नहीं होंगी, क्योंकि उसको समझ जाएगा वो चीज, भाई इस बंदे को इस पर्टिकुलर सेंस में ये चीज नहीं चाहिए। अबाउट ओपन एआई के बारे में जान लेते हैं, जिसने बनाया है उसको जानना जरूरी है ना। तो चैट जीपीटी इज ए स्टार्टअप ऑफ ओपन एआई फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल यूज एक्सेस। अब इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, इसकी बहुत सारी यूसेजेस हो सकती है मेडिकल फील्ड में, और इससे हम रोक सकते हैं किसी भी तरह के साइबर फिशिंग को या फिर ईमेल रिट्रैकिंग को। खुद से ईमेल लिखे, इसको पता रहेगा कि हाँ इस चीज पे नहीं जाना है, तो वो उस टाइप की ईमेल्स टाइप ही नहीं करेगा। ओपन एआई नोटेबल इन्वेस्टर्स कौन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट और खोसला वेंचर्स, उसके बाद रीड हॉफमन्स चैरिटेबल फाउंडेशन, ग्रेग ब्रैकमॉन इज द कंपनी चेयरमैन। कंपनी का चेयरमैन कौन है, ग्रेग ब्रॉकमैन, जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का चेयरमैन। प्रेसिडेंट वाइल सैम अल्टमान इज द सीईओ, और इली सुत्स्केवर इज ओपन एआई चीफ साइंटिस्ट। तो ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको रखने अपने पास एट वॉट एवर कॉस्ट। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से एक आधा क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज कर जाओगे। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, अच्छा जैसे आने वाले रिसेंट 2-3 महीने में क्लार्क तो नहीं है, एनएल सैट का आउट हो गया है, तो वो देख लेना अपने हिसाब से जो भी फॉर्म भरना है। अब लेट सपोज कि एमएच सेट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होगा, ये स्लैट में। तो रिसेंटली चैट जीपीटी was introduced in the market, which was formed by a company named known as OpenAI, or who is the chief scientist of this very particular project? chief scientist कौन है, इली सुत्स्केवर। ये ऐसे छोटे से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का चीफ साइंटिस्ट कौन था, या फिर ओपन एआई का, ओपन एआई वॉज रिसेंटली इन न्यूज, हु इज द चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट, तो ग्रेग ब्रॉकमन्स। तो ऐसे छोटी छोटी न्यूज है जिसको, और इसको ना आपस में मिक्स मत करना। ये सैम अल्टमन सीईओ है और इली सुत्स्केवर जो है वो आपके चीफ साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के। आगे देखते हैं, द कंपनी इज बेस्ट नोन फॉर DALL-E, द एआई बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर। आप कुछ भी टेक्स्ट डालो वो इमेज जनरेट कर देगा उसकी, ये चीज DALL-E का है। ये द कंपनी इज बेस्ट नोन, जो ये कंपनी है ओपन एआई, वो DALL-E के लिए जाना जाता था, जो कि टेक्स्ट से इमेज कन्वर्ट कर सकता है। तो ये 2 प्लस इंफॉर्मेशन हो गई साथ में। तो अगर घुमाना हुआ तो वो यहाँ से पूछेगा, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से पूछेगा। किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है ये भी बता दिया कि OpenAI was in news, OpenAI was in news for this particular chat GPT, who is the chief scientist of this very particular project, तो इली सुत्स्केवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आने वाले टाइम पे हम आजकल में क्वेश्चंस देख भी लेंगे, ठीक है। चलिए, वाई इज केरला अपोजिंग द न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल। देखो पहली बात तो ये जान लो, 2005 का जो केरला का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था उसको अमेंड कर दिया गया। अब उसको अमेंड करके पहले कहानी जान लेते हैं। अब सेंटर ने क्या किया है कि सेंटर ने कहा कि आप ना एक प्रॉपर, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, सेंटर ने कहा कि एक प्रॉपर हम ना इसमें एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करेंगे जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का कलेक्शन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कनेक्शन करेगा, जो भी अपर लिमिट आएगी उसका वो कनेक्शन का जो कलेक्शन कर लेगा। तो स्टेट इसको अपोज क्यों कर रहा है, सर व्हाई स्टेट इज अपोजिंग? स्टेट अपोज इसलिए और कर रहा है, सबसे मेजर रीजन जान लो कि स्टेट को उसका सर चार्ज नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटर ने स्टेट को बीच से हटा दिया उस पर्टिकुलर रूल से। रूल 14 है, उसको देखेंगे क्या है। अच्छा, ये जानने से पहले ये जानो कि सर सेंटर और स्टेट दो लोग क्या कर रहे हैं इसमें। देखो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वो आपको कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल बोल लो या स्केड्यूल बोल लो, जो बोलना है बोलो, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात करती है। फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है आपको इसमें आता है, ठीक है। 7 शेड्यूल भी देख लिया इसी बहाने, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट भी देख लिया। तो ये छोटी छोटी बातें भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं। DOLL भी तो पूछ ही सकता है डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन।
तो ये पॉलिटी का भी पार्ट हो जाएगा। देखो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपने पूरी लिस्ट याद रखो कि यूनियन में कौन सा स्टेट कंकरेंट कौन का। कुछ ऐसी चीजें होती है जो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चल रही होती है, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट, वो पहले स्टेट का था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट में। पढ़ा था जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नर एंड यूजीसी। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला भी पॉइंट इसी बहाने देख लिया। चलिए तो देखते हैं क्या है। रूल 14 इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022 का है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, गजट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। रूल 14 ऑफ द न्यू रूल परमिट्स द डिस्कॉम्स, ये डिस्कॉम्स होते हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, to automatically recover from customers on a monthly basis the expenses arising out of a variation on the fuel price and the power purchase cost। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि फ्यूल प्राइस और पावर परचेज कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के कंपनीज जो है वो मंथली बेसिस पे अपना जो कंज्यूमर है जिसने भी ले रखा है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उससे रिकवर कर लेगी पैसा। स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्वियसली प्रॉब्लम है क्योंकि इस बीच में उनका सरचार्ज चला जाएगा। एंट्री 38 जो है वो कंकरेंट लिस्ट की बात करता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और केरला का स्टैंड क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट गिविंग डिस्कॉम्स द फ्रीडम टू ऑटोमेटिकली पास द मेंशन्ड कॉस्ट थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी बिल एंडेंजर्स कस्टमर सेंटर। तो चलिए कस्टमर के इंटरेस्ट की बात हो गई, लेकिन अनस्टेबल प्राइसिंग सिचुएशन के कारण इनको प्रॉब्लम हो जाएगा और सरचार्ज नहीं ले पाएंगे। तो ये था इसमें एक प्लस इंफॉर्मेशन जो आपको देखने की नीड है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि इजिप्ट प्रेसिडेंट के बारे में ये न्यूज़ है। बेसिकली इसका टाइटल आई गेस के आगे पीछे मिसप्लेस हो गया है, बट नो इश्यूज, वी हैव द टॉपिक एंड वी विल डिस्कस इट। ये है हमारा अब्दुल फतेह अल सीसी के बारे में। तो ये बेसिकली जो 3 मैप है ना, आप अभी करेंटली इस पे फोकस करना। ओवरऑल एनालिस्ट न्यूज़ में बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे को हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया आता है, ठीक है, जो ट्राई कलर अनफर उसमें किया जाता है, तो कोई ना कोई एक चीफ गेस्ट रहता है। तो इस बार का चीफ गेस्ट है अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अरब कंट्री का कोई हेड हमारे यहाँ एज अ चीफ गेस्ट आ रहा है। तो जरूरी ये है देखना, वो तो चलो चीफ गेस्ट आ रहे हैं बढ़िया है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी के बारे में देखेंगे, बट पहले इजिप्ट के लोकेशन को समझो, जिसपे अब्दुल फतेह अल सीसी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है और उन्होंने कहा कि इंडिया शुड यूज और बोथ इंडिया एंड इजिप्ट शुड यूज द बेनिफिट्स ऑफ ईच अदर्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखो पहले तो देखो ये रहा इजिप्ट आपका, ठीक है। इजिप्ट किस तरह से इजिप्ट से इंडिया कनेक्ट होता है, ये तो लैंडलॉक्ड ही है ऑलमोस्ट, बट लैंडलॉक्ड कंप्लीटली नहीं है। इजिप्ट से एक रिवर भी आती है नाइल, तो उसको देखेंगे, इजिप्ट में जाके मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करती है, वो परफेक्ट डेल्टा बनाती है। मतलब डेल्टा का उससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है, सुंदरबन से भी अच्छा डेल्टा बनाती है, ठीक है। यहाँ से जब इधर आओगे, ऊपर आपका मेडिटेरेनियन सी है, नीचे रेड सी है ये वाला, ठीक है, जहां से भी हम आए हैं रेड सी, और ये गल्फ ऑफ आदेन को क्रॉस करते हुए आप डायरेक्टली इंडियन ओशन में आ जाओगे, और इसके बाद इधर से आप फार ईस्ट को कनेक्ट हो जाओगे। तो इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया को अगर मान लो मेडिटेरेनियन से ये यूरोप जाना है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हम ईरान का चुन लेंगे, क्योंकि ईरान इज आवर द फेवरेट स्पॉट, ईरान में हमारे पास चाबहार पोर्ट है। और दूसरा हमारे पास रूट है रेड सी वाला, इजिप्ट के थ्रू, अगर हमारे पास इजिप्ट के अच्छे रिलेशंस होंगे तब। तो ये तो चलो एक ओवरऑल मोटा मोटा हमने बात किया इजिप्ट से रिलेशंस के बीच में। अब देखो थोड़ा सा और कंजस्टेड मैप निकालते हैं। ये रहा रेड सी जिससे हम लोग आए थे, और ये रहा इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट यहाँ पे आपका रहा कायरो, इनका कैपिटल, और ये रहा नाइल रिवर, ठीक है। नाइल रिवर जो है, जो यहाँ डेल्टा बन रही है ना, इस डेल्टा पे ध्यान देना, ये परफेक्ट डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा जा करके निकलती है कहाँ पर, ड्रेन होती है मेडिटेरेनियन सी में। तो हमें एग्जैक्टली किस बारे में पढ़ना है, इसके समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि नाइल रिवर एक बार अच्छे से हमें फोकस करके पढ़ना है। तो ये है नाइल रिवर की पूरी गुत्थी, जिसको अभी हम सुलझाएंगे। देखो नाइल रिवर जो है वो आपको लेक विक्टोरिया से निकलती है, ऐसा बोला जाता है, बट लेक विक्टोरिया भी इसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, यहाँ से भी एक रिवर है वो उसका सोर्स बनाती है। 3 रिवर मिलके नाइल रिवर बनाती है। एक तो आपका इधर से ब्लू नाइल और एक वाइट नाइल, ठीक है। ये लेक अब अल्बर्ट है, लेक कोयगा है, ये इतना याद करने की नीड नहीं है। ऊपर अपना
निकल गई नाइल रिवर मेडिटेरेनियन में, उससे आपका निश्चिंत हो गए। यहाँ से ये अफ्रीका से निकलती है, ये याद रखना, और इजिप्ट की होती है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। अब थोड़ा सा नाइल रिवर को भी देखते हैं। नाइल रिवर इज इन अफ्रीका, इट ओरिजिनेट्स इन बुरुंडी साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड। और ये कैसे कैसे कहाँ फ्लो करते हैं, मेडिटेरियन सी में निकल जाती है। सोर्स इज समटाइम्स लेक विक्टोरिया या फिर कागेरा रिवर, ये दोनों इनका कंसिडरेबल सोर्स माना जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही होगा, बट लेक विक्टोरिया इज द बेटर वन, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाइल रिवर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। नाइल हैज अ लेंथ ऑफ 6695 किलोमीटर। नाइल बेसिन जो होता है वो तांजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कोंगो, केन्या जो बेसिन है ये इसके ये पांचों मिलके बेसिन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम लोगों ने नाइल रिवर देख लिया पूरा। अब एक बार इजिप्ट में थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो ये बेसिकली है हिस्टोरिकल एनवॉय ने कहा है कि ये हिस्टोरिक होगा क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। आई होप कि इजिप्ट का ये ज्योग्राफी आपको एक क्लियर होगा, लेक विक्टोरिया क्लियर होगा, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल क्लियर होगा। अच्छा, और नाइल के बाद मेडिटेरेनियन सी क्लियर होगा, वहां पे रेड सी वाला पॉइंट क्लियर होगा, किस तरह से कैसे वो रूट बनेगा। तो 2023 में इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट होंगे, हम लोगों ने बात किया। तो कौन है ये अब्दुल फतेह अल सीसी? ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यहाँ पे। अब्दुल फतेह अल सीसी हु हेल्स फ्रॉम सिटी ऑफ El Gamaliya and raised in the alleyway close to the Jewish quarter of Cairo's and old city is devout Muslim. ये इनका रिलीजन है बेसिकली। जनरल अल सीसी became the commander in chief of the military and defense minister under the government run by the मोहम्मद मोरसी। इजिप्ट के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट के अंदर ये डिफेंस मिनिस्ट्री में ये कमांडर इन चीफ थे मिलिट्री के, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। और तो इससे क्वेश्चन ये भी बनता है, इजिप्ट का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था? मोहम्मद मोरसी। ही लेटर रिजाइन, उन्होंने रिजाइन किया, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जीते। इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। स्टाइपल प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन वॉइसेस इन इजिप्ट, इजिप्ट में अपोजिशन के वॉइसेस को दबाने के लिए इनको क्रिटिसाइज, चलो वो तो हर जगह का है, आजकल का एक नया नियम बन गया। अच्छा, इनका करेंसी याद रखना, इजिप्टियन पाउंड, ईजीपी। रिलेशंस की बात की जाए तो इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशंस 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही, मतलब फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हो रखी है 1955 की। दोनों फाउंडिंग मेंबर्स रह चुके हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। कल्चरल रिलेशंस की बात कर जाए तो मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर है यहाँ पर। तो हिंदी, उर्दू, योगा क्लासेस चलती है, शो फिल्म्स, एग्जीबिशंस वगैरह हैं। सवात उल हिंद एम्बेसी फ्लैगशिप अरबिक मैगजीन फॉर द पास्ट 6 decades reached a milestone in July 2017 with the publishing of 500th edition। ये एडिशन पब्लिश होता है अरबिक मैगजीन में, सवातुल हिंद। और ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी, ये जो मैप है ये बेसिकली हाई प्रेशर लो प्रेशर का है, तो उससे प्लीज इग्नोर करना। ये मैप मैंने इसलिए देखा था कि एक बार तुम्हें इजिप्ट का लोकेशन मिल जाए कहाँ है, तब इजिप्ट को थोड़ा पास में लाया जाए और तब नाइल रिवर एक बार देखा जाए। आई होप कि यहाँ पर क्लैरिटी आ गई होगी। अब आते हैं इसरो लाइकली टू पुश द वीनस मिशन सूर्य किरण 1 to 2031। ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसरोज में ये सूर्य किरण था वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2024 दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा, और अब 2031 तक इसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है। आइडिया 2012 में आया था, और ये ऑर्बिटल मिशन है वीनस का, तो देखेंगे वो भी। तो वो ऑर्बिटल मिशन है। साइंटिफिक पेलोड्स करेंटली इंक्लूड हाई रिजोल्यूशन। अभी ये पूरा क्लैरिटी नहीं है इसलिए इतना लंबा इसको खींचा जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? वीनस के बारे में स्टडी करना, सरफेस स्टडी करना, उसका सरफेस ऑफ वीनस को स्टडी करना, और फिर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट द सोलर विंड इंटरेक्शन कैसा है वहाँ पे। और ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने वीनस मिशन किया है आज तक। तो यूएस के 3 है बेसिकली, मरीनर है, पायनियर है एंड मैगलन है। और रशिया के 2 हैं, वेनेरा और वेगस 1। जापान का अकात्सुकी एंड यूरोप का वीनस एक्सप्रेस 2005 में। तो सबसे पहले देखा जाए तो यूएस ने किया था, उसके बाद आपको रशिया है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद जापान है। मतलब रिसेंटली अगर बात करा जाए तो जापान है और इंडिया इज इन द एक्शन। ये वाइकोम 18 जिसको मीडिया राइट्स मिले हैं 951 करोड़ में। ये इतना डेटा मत याद रखना 951 करोड़ एंड ऑल, बस इतना याद रखो कि विमेन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, विमेन आईपीएल की मीडिया राइट्स किसके पास है? 5 एडिशंस की वाइकोम 18। काम खत्म। ये सिंपल एज इट इज है। और ये आगे की इंफॉर्मेशन से अगर पढ़ना हो तो देख लेना।
आगे व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में बात किया है तो देयर इज एन एड्रेस ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये कहाँ से रिलेट करता है बता देते हैं, उसका पढ़ना तो आसानी रहेगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले बहुत बार। गवर्नर से रिलेटेड है ये, और गवर्नर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है अब तो। सेकेंड टॉपिक है दिल्ली सीएम एलजी स्टेलमेट कॉन्टिन्यूज। ये सेम है, ऑलमोस्ट यही जैसा है, बस यहाँ पे एलजी के बारे में थोड़ा सा देख लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। और एक आर्टिकल है 239 AA, ये एनसीटी ऑफ दिल्ली के बारे में बताता है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी दिल्ली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस प्लस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये दो है, और एनसीटी ऑफ दिल्ली पे 239 ये है, और ये इसलिए दिल्ली का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो थोड़ा सा एलजी के बारे में पढ़ना, क्योंकि एलजी 4 काम करने नहीं देता तो सीएम साहब 4000 काम गिनवाते हैं उनके। रिजिजू सिक्स गवर्नमेंट नॉमिनीज इन कोर्ट कोलेजियम राइट्स टू सीजे। देखो ये जो पूरा आर्टिकल है ये बहुत दिन तक चलेगा, अभी ये कहीं भी आने वाले 3-4 दिन पे रुकने वाला नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर बात करो कोलेजियम वाले टॉपिक में, तो कोलेजियम में 3 चीजें पढ़नी है कि थर्ड जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस एंड सेकेंड जजेस केस, जिसको हम लोगों ने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, और एनजेक जिसका 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच टेनिस टूर्नामेंट इज पॉपुलरली नोन एज द हैप्पी स्लैम। इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन है आंसर। तो और हाँ, आंसर जब बता देते हैं तो एक बार प्लीज बता दिया करो यार कि कितना सही हुआ है। जैसे इट्स कम्प्लीटली फाइन, 3, 4, 2, 1, और अभी से ये हैबिट डालिएगा तो भी आगे जाके कुछ हो सकता है। Which town is the winter seat for the Lord Badri when the main Badrinath shrine is snowbound? ये है आपको जोशीमठ, जो कि अभी श्रिंक हुआ है रिसेंटली। थर्ड इज द प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, व्हाट रूट डज इट टेक। तो ये तो सबसे आसान है, ये काशी टू डिब्रूगढ़ है इसका टारगेट, तो MV गंगा इसका नाम भी है, राइट। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज सेट टू लॉन्च द आयरन मैन, इसका आंसर सोल ऑफ स्टील है। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक्स को प्लीज कवर अप करना, और जितने टॉपिक्स हम लोगों ने स्किप किए, जिसको व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में डाला है, उसको बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, तो जस्ट गो थ्रू दैट टॉपिक वंस, ताकि वो दोबारा आए तो यू शुड बी एबल टू जस्ट स्किम थ्रू इट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।